ड्रामा के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन यूरी को देखते हैं, जो अपने बॉयफ्रेंड के बड़े भाई को 2 मिलियन का कार्ड देते हुए कहती है कि तुम मुझसे शादी कर लो। जो सुनकर मिस्टर लू हैरानी से बताते कि तुम्हारी एंगेजमेंट पहले ही मेरे भाई से हो रखी है, जिस पे वो कहती कि मैं उससे डिवोर्स लेने वाली हूँ। मिस्टर लू कहते कि क्या तुम्हारी उससे फाइट हुई है या वो तुम्हें बुली करता है, क्या तुम उसकी सिस्टर इन लॉ बनकर उसे बुरा फील करवाना चाहती हो। अब तुम दोनों ही एडल्ट हो चुके हो, इसलिए तुम दोनों को बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए। ऐसे अलग हो जाने से कोई फायदा नहीं होने वाला। जो सुनकर वो पास की बात याद करती है, जहाँ पर उसका फियांसे जियांग रेन किसी और लड़की को रोज दे रहा था। ये देखकर यूरी गुस्से में वहां से जाने लगती है, तो जियांग रेन उसे मनाते हुए कहता है कि मैंने सिर्फ एक लड़की को फ्लावर क्या दे दिया, तुम तो मेरे से गुस्सा हो गई। अब क्या तुम ब्रेकअप करना चाहती हो। इस पर वो कहती कि तुमने एक बार गलती की, इसका मतलब वापस से इस बात को जरूर दोहराओगे। जो सुनते ही वो कहते कि कहीं तुम चुयान की वजह से तो गुस्सा नहीं हो। माना मैंने उसकी बहुत बार हेल्प की है, लेकिन उसके पास मेरे अलावा कोई भी तो नहीं है। तुम्हारे पास तो तुम्हारी फैमिली है। यूरी कहती कि सही कहा, चुयान के पास ना घर है ना ही उसका साथ देने के लिए कोई, इसीलिए जाओ उसके साथ ही रहो। मैं तुमसे एंगेजमेंट तोड़ रही हूँ। अब तुम बिना किसी प्रॉब्लम के उसकी हेल्प कर सकते हो। जिसमें वो कहता है कि वो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, और तुम्हें पता भी है तुम्हारे साथ क्या होगा ब्रेकअप करने के बाद। हम दोनों की फैमिली के बीच एग्रीमेंट हो चुका है। यूरी के पास उसके सवालों का जवाब नहीं होता, तो वो चुपचाप वहां से निकल जाती है। हाँ, प्रेजेंट में ये सब याद करके वो सोचती है कि अगर हम दोनों की फैमिली प्रोजेक्ट के बीच एग्रीमेंट नहीं हुआ होता तो मैं इस इंसान के पास कभी नहीं आती। ये बचपन से ही अकेला चुपचाप रहता हुआ आया है, इससे तो बात करना भी मुश्किल है। तभी मिस्टर लू कहते हैं कि तुम मेरा यूज करना चाहती हो जियांग रेन से ब्रेकअप करने के लिए, तो क्यों ना तुम मुझे एक रीजन दो तुम्हारी हेल्प करने का। यूरी उसके पास बैठते हुए कहती कि मुझे पता है कि आपको फोर्स किया जा रहा है शादी करने के लिए। अगर आप मेरे से शादी कर लेते हैं तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी, साथ ही साथ हमारे फैमिली प्रोजेक्ट को भी कुछ नहीं होगा। प्रोजेक्ट 3-4 साल में खत्म हो जाएगा, उसके बाद हम डिवोर्स ले लेंगे और मैं आपको 200 मिलियन भी दूंगी। लेकिन मिस्टर लू खड़े होकर बाहर देखने लगते हैं, जो देखकर यूरी सोचती है कि इसे मनाना कितना मुश्किल है। फिर वो प्राइस बढ़ाना स्टार्ट कर देती है। 210 मिलियन, 220 मिलियन, 223 मिलियन के बाद वो रुक जाती है, जिसमें मिस्टर लू कहते कि तुमने बोलना बंद कर दिया, आगे बढ़ाओ प्राइस। वो कहती कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपने डेट को बताए बिना कंपनी से इतने ही पैसे निकाल सकती हूँ। वो कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। जिसमें वो कहती कि माना हम दोनों एक दूसरे को अच्छे से नहीं जानते, लेकिन तुम हर साल मेरे बर्थडे पे आते थे और गिफ्ट भी लाते थे, मतलब कि तुम लापरवाह तो नहीं हो, मुझे तुम पर भरोसा है। जिस पर मिस्टर लू शादी के लिए मान जाते हैं। यूरी उनके टेबल पर कार्ड रखकर वहाँ से चली जाती है। वो उसे जाते हुए देख वो सोचते हैं कि ये काफी बिगड़ी हुई है, ये अपनी बात मनवा कर ही रहती है। अब हम 4 महीने बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूरी अपना काम कर रही थी। तभी उसकी फ्रेंड कॉल करके पूछती है कि तुम कंट्री से बाहर हो, फिर भी हर न्यूज में तुम्हारी शादी की हेडलाइन चल रही है। जो सुनकर वो तो हैरान हो जाती है और जल्दी से सर्च करती है, जहाँ पर उसे जियांग रेन और उसकी न्यूज चारों तरफ दिखाई देती है। जो देखकर वो जल्दी से मिस्टर लू को कॉल करके कहती है कि वो न्यूज सच नहीं है, मैं और जियांग रेन शादी नहीं कर रहे हैं। क्या आपको ये बात पहले से पता थी। जिस पर वो कहते कि तुम्हारे मुंह से पता चल रही मुझे तो। वो कहती कि क्या आप मेरे साथ अब भी दोगे। चाइना आते ही डैड ने मिलने बुलाया है। जिस पर वो कहती कि पहले तुम वापस आ जाओ, उसके बाद देखते क्या करना है। जो सुनकर वो सोचने लगती है कि मिस्टर लू के ग्रैंडपा ने हमेशा ही मुझे अपनी डॉटर की तरह माना है, वो पक्का मेरी हेल्प करेंगे। देन हम देखते हैं कि यूरी चाइना वापस आ जाती है, जहाँ पर वो ग्रैंडपा से मिलती है। वो कहते कि तुम्हें काफी ज्यादा ट्रेनिंग हो गई है। वो कहती कि मुझे तो लगा कि मैं ट्रेनिंग में अच्छी दिखती हूँ। वो स्माइल करते हुए पूछते कि तुम्हारे साथ जियांग रेन क्यों नहीं आया, क्या वो तुम्हें लेने नहीं गया था। तभी मैनेजर आकर उन्हें एक आर्टिकल दिखाता है, जिसे देखकर ग्रैंडपा की तबीयत खराब होने लगती है। आर्टिकल के अकॉर्डिंग जियांग रेन दूसरी लड़कियों के साथ घूम रहा है। ग्रैंडपा कहते कि यूरी मैं उसे माफ नहीं करूंगा, अब तुम्हें शादी करना है या नहीं ये डिसीजन तुम्हारा है। वो कहती कि ग्रैंडपा आपने कहा कि ये डिसीजन मेरा है, तो क्यों ना आप मेरी शादी आपके बड़े पोते से करवा दो। इतने में मॉम कहती कि यूरी तुम्हें सोच समझ कर फैसला लेना चाहिए, ये तुम्हारी लाइफ का सवाल है, क्या पता ये सिर्फ एक गलतफहमी हो। जिसमें यूरी कहती कि मैंने सोच लिया है, मुझे मिस्टर लू से ही शादी करना है, लेकिन वो मुझसे शादी करेंगे या नहीं ये मुझे नहीं पता। इतने में पीछे से आवाज आती है कि मैं इससे शादी के लिए तैयार हूँ। यूरी हैरानी से पीछे देखती है, जहाँ पर मिस्टर लू उसकी तरफ आ रहे थे। उन्हें देखकर मॉम गुस्से से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, लेकिन यूरी तो बहुत ज्यादा खुश थी उसे यहाँ पर देखकर। मॉम कहती कि तुम्हें तो ट्रेंडिंग न्यूज को आगे बढ़ने से रोकना चाहिए, लेकिन तुम ये क्या कर रहे हो। ग्रैंडपा कहती कि न्यूज तो पहले ही बहुत लोगों ने देख ली है, अब इसे दबाने का क्या फायदा। इतने में डैड लू से पूछते हैं कि ये बताओ कि जियांग रेन और चुयान के बीच क्या रिलेशन है। मिस्टर लू बताते हैं कि एक बार जियांग रेन को किडनैप कर लिया गया था, तब उसे बचाने वाली लड़की चुयान ही थी। अभी 2 साल पहले ही वो दोनों मिले हैं और उसके बाद से ही वो दोनों बहुत ज्यादा क्लोज है।
अब ये सिर्फ फ्रेंडशिप है या नहीं ये तो मुझे नहीं पता। जो सुनकर लू की मॉम गुस्से में कहती है कि मुझे लगता है कि ये सब मेरे बेटे को फंसाने की साजिश है। जिस पर यूरी के डैड कहते हैं कि अभी सच का कुछ पता नहीं चला है, इसलिए हम कुछ नहीं कह सकते। कहते में लू बताता है कि हो सकता है कि रिपोर्टर के पास सबूत भी हो उन दोनों के रिलेशन को लेकर। रही बात कंपनी की, तो इसे बहुत लॉस होगा अगर उन दोनों के रिलेशन का एविडेंस बाहर आ गया। जो सुनकर सभी काफी ज्यादा परेशान होने लगते हैं। फिर में ग्रैंडपा पूछते हैं कि तुम लू के बारे में क्या सोचते हो। डैडा भी कुछ बोलते हैं। इससे पहले ही मॉम कहती है कि लू यूरी से एज में 10 साल बड़ा है, ऊपर से ये अकेला मायूस सा एक कोने में रहता है, हमेशा काम में बिजी रहता है, यूरी का ध्यान नहीं रख पाएगा। मुझे नहीं लगता कि इन दोनों का कोई भी मैच है। फिर डैड भी उनकी बातों से एग्री करने लगते हैं कि मैंने अपनी बेटी को बड़े प्यार से पाला है, उसे किसी चीज की कमी नहीं होने दी, वो हमेशा अपने मन से काम करती है, उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। लू कहता है कि मिस्टर सैम, मैं यूरी को बचपन से बड़े होते हुए देख रहा हूँ। माना हमारी हॉबीज अलग है, लेकिन मैं इसका हमेशा ध्यान रखूंगा। इसका जो मन करे वो कर सकती है, आगे मैं इसे रोकने वाला होता कौन हूँ। जो सुनकर ग्रैंडपा हंसते हुए कहते हैं कि ये तो वही हो रहा है जो हमने सोचा था। यूरी को कुछ समझ नहीं आता। डैड कहते कि जब तुम पैदा हुई थी तब तुम्हारी और लू की शादी तय हुई थी, लेकिन तुम दोनों के बीच एज डिफरेंस को देखते हुए बाद में हमने तुम्हारी और जियांगरेन की शादी तय कर दी। यूरी की स्टेप मॉम कहती है कि तुम दोनों के नाम का मतलब भी सेम है, तुम दोनों एक दूसरे के लिए ही बने थे शायद। जो जानकर यूरी काफी खुश होती है। नेक्स्ट डे वो दोनों जाकर मैरिज सर्टिफिकेट ले लेते हैं। यूरी बाहर आते ही सर्टिफिकेट का फोटो लेने लगती है, लेकिन उसे कुछ मिसिंग सा लग रहा था। तब लू फोटो में अपना हाथ दिखाता है, जो देखकर यूरी फोटो क्लिक करके उसे ऑनलाइन पोस्ट कर देती है। उसके ऐसा करते ही दोनों कंपनी के शेयर बढ़ने लगते हैं, जो देखकर वो सोचती है कि चलो मेरे 2 मिलियन बर्बाद नहीं हुए हैं। फिर वो कहती कि अब डिवोर्स भी इसी तरह से स्मूथली हो जाए। जो सुनकर लू कहता है कि तुम्हें ऐसे खुलेआम डिवोर्स की बात नहीं करनी चाहिए, अगर लोगों को पता चल गया कि हम दिखावा कर रहे हैं तो क्या होगा। वो कहती कि हाँ सही कहा, और सोचती कि मैं लोगों को पता चलने ही नहीं दूंगी, मैं एक अच्छे कपल होने का बढ़िया दिखावा करूंगी। दूसरी तरफ जियांगरेन चुयान को लेकर एक होटल पहुंचता है। चुयान के सिर पर चोट लगी हुई थी। वो कहता है कि तुम यहाँ पर रेस्ट करो, अगर किसी चीज की जरूरत होगी तो मैनेजर को बुला लेना, और तुम चिंता मत करो, मैं ऑनलाइन पोस्ट हटवा दूंगा। इतने में यान उसके हाथ की चोट देखती है और पूछती कि क्या तुम्हें इसका इलाज नहीं करवाना, लेकिन वो मना कर देता है, ये कहकर कि ये तो छोटी सी चोट है, और वहाँ से चला जाता है। बाहर आती वो मैनेजर का उतरा हुआ चेहरा देखकर पूछता है कि क्या तुम्हें कुछ कहना है। वो कहता है कि यंग मास्टर, आपको ऐसे किसी लड़की को होटल में नहीं लाना चाहिए, और हाँ आपके बड़े भाई और यूरी ने शादी कर लिया, देखिए। जो सुनकर जियांगरेन के तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसे भरोसा ही नहीं होता कि उसके साथ ये सब हो गया। वो जल्दी से यूरी को कॉल करके इस बारे में पूछता है। यूरी कहती कि ये सच है, तुम्हें पहले ही अंजाम के बारे में सोच लेना चाहिए था। ये कहकर वो फोन काट देती है। इतने में लू का मैनेजर उसे कॉल करके बताता है कि जियांगरेन घर आया है। उसने आते ही तमाशा खड़ा कर दिया था, जिस वजह से ग्रैंडपा उसे सजा देते हैं। वो कहता है कि ठीक है, मैं घर के लिए निकल रहा हूँ। दूसरी तरफ जियांगरेन भारी बारिश में घुटनों के बल बैठा हुआ था। वो जैसे ही लू को देखता है, उससे रोते हुए कहता है कि भाई आप मेरी हेल्प करने के लिए आए हैं ना, आपने शादी सिर्फ दिखावे के लिए की है ना, मुझे पता है कि आप ये सब कंपनी के लिए कर रहे हैं। आप यूरी से डिवोर्स ले लोगे ना कुछ दिनों में, कुछ तो बोलो। लू पूछता है कि जब न्यूज़ फैल रही थी तब तुमने कोई एक्सप्लेनेशन क्यों नहीं दिया। वो कहता है कि यान तो सिर्फ मेरी फ्रेंड है, इसमें बताने वाली क्या बात है। इतने में लू से एक फोटो दिखाता है जिसमें जियांगरेन यान को हक किए हुए था। वो कहता है कि यान उस दिन काफी ज्यादा परेशान थी, तो मैं सिर्फ उसे कंफर्ट दे रहा था। लू पूछता है कि मान लो किसी दिन यान का करियर खतरे में आ गया तो यूरी की वजह से, तो तुम किसे चुनोगे। उसके कामों से देख लू कहता है कि तुम यूरी के लायक ही नहीं हो, मुझे पता है तुम कैसे चुनोगे, इसीलिए आपसे यूरी की लाइफ में आने की कोशिश भी मत करना। ये बोलकर उसे अम्ब्रेला देकर वहाँ से चला जाता है। इधर हम यूरी को उसकी फैमिली के साथ देखते हैं, जहाँ पर वो उनके साथ बहुत खुश थे। डैड और स्टेप मॉम उसकी शादी का सर्टिफिकेट देखकर खुश होते हैं। इतने में यूरी कहती है कि डैड हम सभी को कहीं ट्रिप पर चलना चाहिए। डैड कहते कि अभी तो तुम्हारी शादी हुई है, तुम्हें अभी अपने रिलेशन पर ध्यान देना चाहिए। मैंने तुम्हें बचपन से सिखाया है, प्यार आता जाता रहता है, लेकिन अगर कभी भी तुम्हें लाइफ में कोई दिक्कत हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकती हो। देन स्टेप मॉम समझाते हुए कहती है कि लू काफी ज्यादा कोल्ड दिखता है और शायद उसको बात करना भी नहीं आता, इसीलिए जब भी तुम्हारे मन में कुछ आए तो तुम उसे साफ साफ बता देना, नहीं तो तुम्हारा और लू का रिलेशन खराब हो सकता है। आगे कुछ भी हो तो तुम हमारे पास आ सकती हो, डैड और मैं हमेशा तुम्हारे साथ हैं। यूरी सबके प्यार और सलाह के लिए थैंक यू कहती है।
अब हम देखते कि लो कुछ काम कर रहा था, तभी मैड उसे तुरंत घर बुलाती है। वो जल्दी घर पहुंचता है और पूछता है कि क्या बात है। मैड बताती है कि मिस ने रोज टी मंगाई थी, लेकिन घर में रोज टी नहीं थी, इसीलिए मैंने उन्हें ग्रीन टी दे दी, लेकिन वो पीने के लिए तैयार ही नहीं है और मुझ पर गुस्सा भी हो गई। हमें पता चलता है कि यूरी ने मैड से रोज टी लाने को कहा था, लेकिन मैड उल्टा ग्रीन टी ले आए। यूरी को ग्रीन टी से एलर्जी थी, इसीलिए वो मैड से कहती कि पानी ला दो, लेकिन मैड उसकी बात नहीं मानती और कहती कि इस फैमिली में कभी भी कुछ वेस्ट नहीं होता, इसीलिए आपको ये पीना ही पड़ेगा। यूरी गुस्से में मैड को निकालना चाहती है, लेकिन मैड बताती कि आप इतनी आसानी से किसी को फायर नहीं कर सकती है। यूरी लू से पूछती है कि क्या मैं इसे फायर कर सकती हूँ। लू बटलर के पास जाकर मैड की सैलरी दे देता है और कहते कि आज के बाद तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, और खुद जाकर यूरी के लिए चाय बनाकर लाता है, जिसका स्वाद यूरी को बहुत पसंद आता है। इसी बीच मैड आकर बताती है कि आप दोनों का कमरा साफ कर दिया गया है। जो सुनकर लू कहता है कि तुम रूम में जाकर सो जाओ, मैं सोफे पर सो जाऊंगा। देन हम मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ पर यूरी कमरे से बाहर आती है तो देखती कि मैड आंटी बिल्ली को हाथ में ले बैठी है। वो हैरान होकर पूछती कि ये कहाँ से आया। लू कहता है कि ये मेरी पेट है। वो बिल्ली के साथ खेलने लगती है और ध्यान देती कि उस बिल्ली की आंखें ब्लू है और उसकी अपनी आंखें भी ब्लू है। फिर वो पूछती कि इसका नाम क्या है। लू कहते कि कुछ भी नहीं, मैं तो इसे बस बिल्ली कहकर बुलाता हूँ। जो सुनकर वो हैरान रह जाती है। आंटी कहती कि मिस क्यों ना आप इसका कोई नाम रख दें। यूरी तुरंत उस बिल्ली का नाम गागाओ रख देती है। देन हम देखते हैं कि यूरी अपने कमरे में बैठकर अपनी फ्रेंड से बातें कर रही थी और लू के बारे में सब कुछ बता देती है। फ्रेंड पूछती कि क्या तुमने बात आगे बढ़ाई, तुम्हारा हस्बैंड इतना हैंडसम है और तुम कुछ नहीं कर रही। इतने में यूरी देखती कि बारिश होने वाली है, इसीलिए वो फोन रख देती है। यूरी को बारिश के ठंडे से बहुत डर लगता है। धीरे धीरे वो सो जाती है और सपने में उसे उस दिन की झलक दिखती है जब उसकी मॉम का कार एक्सीडेंट हुआ था। उस दिन भी तेज बारिश हो रही थी और उसकी मॉम की उसकी आंखों के सामने डेथ हो जाती है। उस दिन के बाद से उसके डैड काफी उदास रहने लगे थे। इधर लू जल्दी से घर आता है और सीधे यूरी के रूम में चला जाता है। वो काफी डरी हुई थी। लू कहते कि मैं तो सिर्फ दरवाजा बंद करने आया था। वो कहती कि मैंने पहले ही बंद कर दिया था। वो पूछता है कि क्या मैं तुम्हारे साथ रहूं, लेकिन वो मना कर देती है। जो सुनकर लू टेबल पर रिंग का बॉक्स रखकर वहां से चला जाता है। यूरी सोचती कि इसे पता है कि मुझे डर लग रहा है, फिर भी पूछ रहा है। इतने में लू ड्रेस चेंज करके वापस आता है और उसे सोने को कहता है। तभी यूरी की नजर उसके हाथ की रिंग पर और टेबल पर पड़े रिंग बॉक्स पर जाती है। वो जल्दी से रिंग पहन लेती है। लू बताता है कि वेडिंग रिंग लेफ्ट हैंड में पहनी जाती है। वो उसे लेफ्ट हैंड में पहन लेती है और पूछती कि क्या तुम्हें ब्लू कलर पसंद है। केट की आंखें भी ब्लू थी, तुम्हारी वॉच भी ब्लू है, यहाँ तक कि वेडिंग रिंग भी ब्लू रंग की है। लू कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो सो जाती है। लू उसे ब्लैंकेट से कवर करके बाहर आ जाता है। अब सुबह सुबह यूरी ब्रेकफास्ट कर रही होती है। लू ऑफिस जाते हुए देखता है कि बाहर लगेज रखा हुआ है और इस बारे में यूरी से पूछता है। यूरी को याद आता है कि वो लू को ट्रिप के बारे में तो बताने ही भूल गई थी। वो कहती कि मैं फोटो शूट के लिए बाहर जा रही हूँ, मेरी फ्लाइट 10 बजे की है। वो पूछते कि और तुम ये बात मुझे कब बताने वाली थी, तुमने ये ट्रिप कब डिसाइड की। यूरी कहती कि अगर मैं कहूँ कि मैंने अभी अभी डिसाइड की तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे। फिर वो माफी मांगती है। लो उसे माफ करके उसके होठों को साफ करता है और कहते कि होटल पहुंचते मुझे वहाँ का एड्रेस भेज देना। वो हाँ बोलकर निकल जाती है। अब वहाँ पर पहुंचकर एड्रेस भेजती है, लेकिन शाम तक भी लू रिप्लाई नहीं देता। वो बीच पर बैठकर उसकी डीपी देखती है। लू ने केट की डीपी लगा रखी थी। इतने में लू का कॉल आता है। यूरी कहती कि तुम भले ही मिस्टर लू ही क्यों ना हो, अगर तुम यहाँ पर 10 मिनट में नहीं आए तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगी। लू कहता कि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, पीछे देखो। वो पीछे मुड़कर देखती है तो लू उसके सामने था। लू के आते ही यूरी शक करते हुए पूछती कि तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ पर हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुमने मेरे फोन में ट्रैकिंग डिवाइस लगा रखा है। वो कहता है कि मैं ऐसा काम नहीं करता, तुमने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला था, उससे मुझे पता चल गया कि तुम कहाँ हो। वो स्माइल करते हुए पूछती है कि अच्छा तो तुम मेरे पोस्ट देखते हो, अगर देखते हो तो लाइक क्यों नहीं करते हो। वो कहते कि मुझे किसी के पोस्ट को लाइक करने की आदत नहीं है। यूरी कहती कि तो आदत बना लो, आज से तुम्हें मेरे सारे पोस्ट लाइक करने होंगे, ठीक है। जो सुनकर वो हाँ कहता है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से जाने लगता है। इतने में उसे यूरी के हाथ का निशान दिखता है। यूरी कहती कि याद है 8 साल पहले ये निशान तुम्हारी वजह से ही मेरे हाथ पर पड़ा था। उस दिन मैं सिगरेट ट्राई करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तभी तुम आ गए। तुम्हें देखकर मैं डर गई और सिगरेट छिपाने लगी, तभी मेरे हाथ पर ये निशान पड़ गया। जो सुनकर वो हाँ कहता है। उस दिन लो ने उसके हाथ पर फर्स्ट एड करते हुए कहा था कि आज के बाद ऐसा मत करना, नहीं तो मैं अंकल सैन को बता दूंगा। प्रेजेंट में दोनों होटल पहुंचते हैं, जहाँ मैनेजर बताता है कि सर यहाँ से एक ही रूम खाली है, क्या आप यही रहना चाहेंगे या मैं दूसरे होटल में रूम बुक करा दूं। यूरी मना करते हुए कहती कि कोई बात नहीं, हम दोनों रूम शेयर कर लेंगे।
जो सुनते ही लू के चेहरे पर तो स्माइल आ जाती है। फिर वो अंदर जाता है। देन हम देखते हैं कि मैनेजर ने पहले ही बाकी सारे रूम बुक कर लिए थे ताकि दोनों को एक ही रूम शेयर करना पड़े। आप रूम में दोनों सोने की तैयारी कर रहे होते हैं। यूरी कहती है कि कल यहाँ डांस परफॉर्मेंस होने वाला है, मैं उसे देखकर ही जाऊंगी। लू कहते कि ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। वो पूछती कि क्या तुम्हें मीटिंग के लिए देर नहीं होगी। वो उसी टाइम अपनी मीटिंग का शेड्यूल बदल देता है। देन यूरी नींद की दवाई लेने लगती है, लेकिन लू उसे मना कर देता है और कहता है कि ये तुम्हारी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, इसकी आदत भी पड़ सकती है। जो सुनकर वो टैबलेट रख देती है और सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। तो वो लू का हाथ पकड़ कर कहती कि अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, मुझे बिना मेडिसिन के नींद नहीं आएगी, इसलिए तुम मुझे एक स्टोरी सुना दो। लू से स्टोरी सुनाने लगता है। यूरी स्टोरी सुनते ही सो जाती है। सुबह जब उसकी नींद खुलती है तो देखती है कि लू के ऊपर पैर रखकर सोई हुई है और लू कोने में गिरने की कगार पर था बेचारा, जो देखकर उसे बड़ा अफसोस होता है। लू पूछता है कि तुमने तो कहा था तुम अच्छे से सोती हो। प्यूरी शर्माते हुए कहती कि हाँ, अकेले तो अच्छे से सोती हूँ, पता नहीं ये कैसे हो गया। फिर एम्बेरस होकर वहाँ से भाग जाती है। लू से देखकर स्माइल कर रहा था। नेक्स्ट डे दोनों ट्रिप से वापस आते हैं। यूरी आंटी के बच्चों के लिए गिफ्ट लाती है और उन्हें देती है, जो देखकर आंटी खुश हो जाती है। वो लू को भी गिफ्ट देती है। लू बहुत खुश हो जाता है क्योंकि किसी ने पहली बार उसे गिफ्ट दिया था। आप डिनर करते टाइम यूरी बताती है कि कल उसे सूट पर जाना है, इसीलिए शायद देर हो जाएगी। लू पूछता है कि क्या मैं तुम्हें वहाँ पर छोड़ दूँ, लेकिन वो मना कर देती है। आप सीन सेट का देखते हैं। वहाँ के मॉडल अपने मैनेजर से कहती है कि मैंने सुना है कि लू भी यहाँ पर आने वाला है, अच्छा है मुझे उसके साथ डिनर करने का मौका मिलेगा। जो सुनकर मैनेजर कहता है कि क्या आपको नहीं पता मिस्टर लू की शादी हो चुकी है। मॉडल कहती कि ये झूठ है, उसने मजबूरी में शादी की थी अपने भाई की वजह से, वो शादी तो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है। जो सुनकर मैनेजर मुस्कुराकर कहता है कि अगर आपको मिस्टर लू को यहाँ बुलाना है तो क्यों ना उस फोटोग्राफर के असिस्टेंट की कुर्बानी दे दी जाए। जो सुनकर मॉडल स्माइल करती है। आप शूट के दौरान मॉडल असिस्टेंट को धक्का दे देती है, जबकि वो सिर्फ उसकी ड्रेस ठीक करने गई थी। फिर मॉडल उस पर इल्जाम लगाती कि उसने उसकी महंगी ड्रेस खराब कर दी। यूरी अपने असिस्टेंट से पूछती कि क्या तुम्हें चोट लगी। असिस्टेंट कहती कि नहीं, मैंने तो उसकी ड्रेस को छुआ तक नहीं। मॉडल गुस्से में कहती कि तुम नई फोटोग्राफर हो ना, मुझे तुमसे दिक्कत नहीं है, लेकिन अपने असिस्टेंट को संभालो। इतना में मैनेजर आता है और कहते कि यहाँ तो कोई भी कैमरा नहीं है, कहीं तुम दोनों मिलकर हमारे मॉडल को फंसाना तो नहीं चाहती। जो सुनकर यूरी को गुस्सा आ जाता है। वो अपने असिस्टेंट को आराम करने को कहती है। तभी वहाँ पर लू आता है। यूरी समझ जाती कि ये सब मॉडल का नाटक था ताकि लू को यहाँ पर बुलाया जा सके। यूरी लू को मैसेज करती है और कहती कि मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ, इससे पहले ये मामला सुलझ जाना चाहिए। लू के सारे बार मैनेजर पूछता है कि यहाँ क्या हुआ। मॉडल का मैनेजर कहता है कि फोटोग्राफर के असिस्टेंट ने हमारे मॉडल की ड्रेस खराब कर दी। मैनेजर कहता है कि तो फिर रूल्स के अकॉर्डिंग कार्रवाई होगी, लेकिन मॉडल का मैनेजर कहता है कि दिक्कत ये है कि वो असिस्टेंट अपनी गलती मानने को तैयार नहीं है और उसकी फोटोग्राफर उसका साथ दे रही है। ये मामूली सी फोटोग्राफर अपने आप को क्या समझती है। लू तुरंत कहता है कि शायद तुम्हें पता नहीं, ये कोई मामूली फोटोग्राफर नहीं है, पिछले साल इसने इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में 3 अवार्ड जीते हैं। जो सुनकर सभी हैरान रह जाते हैं, चेक करने लगते हैं। उन्हें पता चलता है कि यूरी सच में कमाल की फोटोग्राफर है और वही मिस्टर लू की वाइफ भी है। जो सुनकर सबके चेहरे उतर जाते हैं। तभी कॉल आता है कि मॉडल का कॉन्ट्रैक्ट पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यूरी कहती कि कल तक इसका पूरा हिसाब कर दो। मॉडल कहती कि मुझे पता है कि आपके पास पावर है, लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। यूरी कहती कि मैंने अपनी आंखों से देखा है तुमने मेरी असिस्टेंट को कैसे फंसाया, और हाँ, मुझे ये भी पता है कि तुम ये सब मेरे हस्बैंड को यहाँ बुलाने के लिए कर रही थी। जो सुनकर मॉडल घबरा जाती है। लू कहते कि मैनेजर, मेरी वाइफ के लिए 2 और बॉडीगार्ड हायर कर दो। तभी असिस्टेंट मॉडल के पास आती है और कहती कि मैं आपकी बहुत बड़ी फैन थी। जब आपके सिर्फ 20 फॉलोवर थे तब से मैं आपको फॉलो करती थी। मैंने आपकी वजह से ही डेटा साइंस की पढ़ाई की, लेकिन आज आपका असली चेहरा देखकर मुझे अफसोस हो रहा है। मुझे नहीं पता था कि आप इतनी घटिया इंसान हैं। देन यूरी अपने असिस्टेंट को घर जाने को कहती है और खुद भी वहाँ से निकल जाती है। मॉडल लू को रोकते हुए कहती है कि आपने मुझे इसलिए हायर किया था क्योंकि आपके प्रोडक्ट मेरी वजह से बिकते हैं, है ना? तो अब आप मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हैं? लू कहते कि तुम अच्छी मॉडल हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन जैसा मेरी वाइफ ने कहा है, वो एक झूठे इंसान को अपने पास नहीं रख सकती। एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ये बोलकर वो चला जाता है। देन यूरी और लू अपने पेरेंट्स और ग्रैंडपा से मिलने जाते हैं। वहाँ सबके साथ डिनर करते हैं, बचपन की बातें करते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। नेक्स्ट डे यूरी अपने फ्रेंड के बारे में जाती है।
उसकी फ्रेंड कहती कि तुम्हें पता है जब मैं हांगकांग गई थी तब मेरे बाहर से बहुत सारा केस गायब हो गया, अब मैं यहाँ से जाने के बारे में भी नहीं सोच सकती। तभी वेटर आकर पूछता है कि मैम आपको कौन सा ड्रिंक चाहिए। यूरी की फ्रेंड वेटर को परेशान करने लगती है। यूरी उसे रोकती है, दोनों कंटिन्यूअसली ड्रिंक करती है। यूरी तो बहुत ज्यादा ड्रंक हो जाती है। तभी लो उसे लेने के लिए बार पहुंच जाता है। यूरी की फ्रेंड कहती है कि टेंशन मत लो, ये मेरा बार है, यहाँ पर कोई भी यूरी को कुछ नहीं कह सकता। लू स्माइल करता है कि मुझे पता है कि तुम इसकी अच्छी फ्रेंड हो और यूरी की बहुत कम फ्रेंड्स हैं, इसीलिए तुम इसे मिलती रहो, चाहो तो हमारे घर भी आ सकती हो। ये बोलकर यूरी को कोट पहनाता है और वहां से ले जाता है। रास्ते में यूरी नशे में पूछती कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी एज क्या है और कीमत क्या है। लू हैरान होकर कहते कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। वो हंसकर उसे किस कर देती है। लू उसे संभालते हुए कहता है कि मैं दूसरी बार कह रहा हूँ, ऐसे किसी को किस्मत किया करो। फ्लैशबैक में हम बचपन का सीन देखते हैं जब यूरी सिर्फ 5 साल की थी। वो सोते हुए लू को देखती है और उसे किस कर देती है। तभी लू की आँख खुल जाती है। यूरी कहती कि मॉम ने कहा था कि अगर मैं सोते हुए बेटी को किस करूंगी तो वो जाग जाएगा। लू कहता कि तुम्हें ऐसे ही किसी को किस नहीं करना चाहिए। यूरी कहती कि मैं सिर्फ अच्छे दिखने वाले लड़कों को किस करती हूँ, जो अच्छे नहीं दिखते उन्हें नहीं। लू कहता कि तुम्हें किसी भी अच्छे दिखने वाले लड़के को ऐसे नहीं किस करना चाहिए, लेकिन यूरी उसकी बात नहीं मानती। लू उसे एक कैंडी देता है। यूरी उसे एक पत्थर देती है और कहती कि ये मेरी मॉम ने मुझे दिया था, तुम इसे रख लो, बड़े होकर मुझे लौटा देना। अब प्रेजेंट में लू यूरी को घर लाता है, उसकी लिपस्टिक साफ करने लगता है। यूरी कहती कि अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो कर सकते हो। लू कहती कि किसने कहा कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। वो हंसकर कहती है लेकिन मैं चाहती हूँ। ये बोलकर वो उसे फिर से किस कर देती है। लू कहता कि तुम फ्रेश होकर 10 मिनट में बाहर आ जाओ, नहीं तो मैं खुद अंदर आ जाऊंगा। ये बोलकर बाहर चला जाता है। अब 10 मिनट बाद जब वो अंदर आता है तो देखता है कि यूरी तो सो रही है, जो देखकर वो स्माइल करता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी जब होश में आती है तो उसे सब कुछ याद आ गया था। वो उसे बहाना बना देती कि मुझे अपनी फ्रेंड से मिलने जाना है और वहाँ से भाग जाती है। अब रात में वो चुपके चुपके घर आती है, लेकिन अचानक से पीछे से लू आ जाता है। वो पूछता है कि आजकल तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो। वो कहती कि मैं कहाँ तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ, वो तो मेरी फ्रेंड सिटी से बाहर जा रही है इसीलिए मैं उससे मिलने गई थी। लू कहता कि ठीक है चलो मेरे साथ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। वो कहती कि कल रात जो कुछ भी हुआ नशे में हुआ था। वो पूछते कि क्या तुम नशे में हर किसी के साथ ये सब करती हो, जिस पर वो मना करते हुए कहती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, इस घर में तुम ही गुड लुकिंग गए हो, तुम्हें देखकर मैं तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट हो गई। फिर वो उसके ऊपर बैठते हुए कहती कि अब मैं एडल्ट हूँ, मेरे लिए नॉर्मल है फिजिकल टच। उसका ये रूप देखकर लू तो हैरान हो जाता है और कहती कि अच्छा तो तुम चाहती हो कि हम कॉन्ट्रैक्ट मैरिज को भूलकर असली मैरिज कर लें, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारा पार्टनर बनूं। वो पूछती कि क्यों, तुम्हें नहीं बनना क्या, मैं अच्छी नहीं दिखती। इतने में से कुछ फील होता है और वहां से जाने लगती है। लो उसे किस करता है लेकिन वो भाग जाती है। जिसके बाद यूरी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी और उसे सब कुछ बताती है। देन वो लो को कॉल करके पूछती है कि क्या तुम काम कर रहे हो। वो हाँ कहता है। वो कहती कि मतलब एक प्रेसिडेंट होना इतना भी आसान नहीं है। वो हाँ कहते हुए पूछता है कि तुम्हारा दिन कैसा रहा। वो कहती कि बहुत अच्छा, मैं यहाँ के म्यूजियम में गई थी, वहाँ पर मैंने कमाल कमाल के आर्टिफैक्ट देखे, बहुत से लोगों से मिली। फिर वो बहुत देर तक बातें करते करते सो जाती है। जब वो जागती है तब कोई डोर नॉक करता है। बाहर जाकर देखने पर लू होता है। लू देखता है कि वो अभी भी नींद में है। जैसे यूरी उसे देखती है तो खुश होकर गले लग जाती है। लू कहता है कि नेक्स्ट टाइम ऐसे ही दरवाजा मत खोल देना, सोच समझ कर खोलना। दिन शाम में वो लोग मार्केट जाते हैं जहाँ पर वो दोनों कुछ सामान देख रहे थे। इतने में लू की नजर एक रिंग पर पड़ती है। उसके हाथ में रिंग देखकर यूरी जल्दी से अपना हाथ आगे कर देती है। वो कहता है कि यहाँ पर इतना सारा सामान है फिर भी तुम्हें मेरी चीज चुरानी है। वो कहती है कि तुम ये मेरे लिए तो ले रहे हो, अब ये मत कहना कि ये मेरे लिए नहीं है। जिस पर वो कहते कि इसे तो मैं कलेक्शन में रखूंगा, जो सुनकर वो नाराज हो जाती है। इतने में लू के पास एक कॉल आता है और वो उसे वहीं पर रुकने का बोलकर कॉल पिक करता है। इधर यूरी के पास उसका एक क्लाइंट साव आ जाता है। उसे यूरी से बातें करता देख शॉप ओनर कहते कि अच्छा तो आप इनकी फ्रेंड है, आप ये ब्रेसलेट फ्री में लेकर जा सकती हैं। लेकिन वो मना कर देती है। ऑनर उसके लिए प्राइस कम कर देता है। कुछ देर बात करने के बाद साव वहाँ से चला जाता है। तभी लो उसके पास आते हुए कहते हैं कि ये तो साव है ना। वो पूछती कि तुम्हें कैसे पता। वो कहता कि तुमने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर डाला था इसके बारे में। वो हैरानी से पूछती कि तुम्हें इतनी पुरानी बातें भी याद है। वो दोनों शॉपिंग करके फिर घर आ जाते हैं। लो देखता है कि यूरी बड़े प्यार से विंडोज के बाहर देख रही होती है, तो वो भी उसके पास जाता है और उसके इयरिंग प्यार से निकालने लगता है। यूरी पूछती कि तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज कैसे हो गई। वो कहता है कि तुम्हारी वजह से, और वो उसे किस करने को कहता है। जिसके बाद लो कुछ काम से बाहर जाता है, जहाँ पर एक जगह को देखकर याद करता है कि एक बार यूरी गलती से उससे टकराने वाली थी।
तब उसने उसे संभाला था और उसे माफी मांगते हुए कहती कि मुझे माफ कर देना, मुझे लगा जियांगरेन है। ये याद कर वो स्माइल करते हुए आगे बढ़ जाता है। फिर वो एक लाइन से मिलकर कुछ ज्वेलरी खरीदता है और वहां से चला जाता है। देन देखते हैं कि एक जगह पर यूरी छुपी हुई है। वो उसके पास पहुंच जाता है। उसे देखकर पूछती कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं यहाँ पर हूँ। वो कहता कि मुझे तुम्हारी ड्रेस दिख गई। चलो बताओ आज तुमने क्या क्या किया। वो कहती कि आज मैंने पूरे दिन ग्रैंडपा के साथ चेस खेला। वो उसका उदास चेहरा देखकर समझ जाता है कि ये ग्रैंडपा से एक बार भी नहीं जीते। फिर वो कहती कि चलो मेरी हेल्प करो जीतने में। वो उसका हाथ पकड़कर अंदर ले जाती है। फिर लू चेस खेलने लगता है। वो उसकी गोद में सिर रखकर सो जाती है। लू उसे बेड पर ले जाकर लिटा देता है। जब उसकी नींद खुलती है तो वो नीचे आती है, जहाँ पर वो देखती है कि लू ग्रैंडपा से कहता है कि आपको यूरी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। माना पहले हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे, अब मैं उसे पसंद करता हूँ, बल्कि मैं तो बचपन से ही पसंद करते आ रहा हूँ। जो सुनकर यूरी की तो आंखों से आंसू आ जाते हैं। अब हम देखते हैं कि यूरी लू के ऊपर कुछ ज्यादा ही प्यार बरसा रही थी और उसके एक्स की फोटो देखते हुए उसे टच करने लगती है कि लू उसे रोक देता है तो वो जल्दी से जाकर बेड पर लेट जाती है। देन हम देखते हैं कि यूरी अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, जहाँ पर वो न्यूज देखकर बताती है कि तुम्हारे हस्बैंड ने तुम्हारे लिए पूरा ज्वेलरी ब्रांड खरीद दिया है। जो जानकर वो तो खुद हैरान रह जाती है। देन जब लोग घर वापस आता है तो वो पूछती कि तुमने ऐसा क्यों किया। लू कहता है कि क्यों क्या हुआ, तुम्हें मेरा गिफ्ट पसंद नहीं आया। बचपन में तुमने ही तो मुझे स्टोन दिया था, मुझे लगा तुम्हें जेम्स पसंद है, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए पूरा ब्रांड खरीद दिया। फिर वो अपने दिल की बात बताता है कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो जानकर यूरी उसे किस करती है, लेकिन अचानक से लोगों को कुछ होने लगता है। वो पूछते है कि तुमने कुछ खाया या पिया था। वो कहती कि हाँ, मिल्क शेक। जो जानकर लू बताते कि मुझे मिल्क शेक से एलर्जी है। यूरी जल्दी से जाकर मेडिसिन लाती है और उसे खिलाती है और उससे माफी मांगती है। लू कहते कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूरी आंटी को रोककर पूछती है कि क्या आप कुछ देर यहाँ पर बैठकर बात कर सकती हैं। आंटी बैठ जाती है। वो आंटी से पूछती है कि क्या आप बता सकती है कि आप यहाँ पर कितने सालों से काम कर रहे हो। आंटी बताती कि 28 साल से। यूरी पूछती कि इसका मतलब आपने लू को बड़े होते हुए देखा होगा। वो कहती कि हाँ, जब मैं यहाँ पर आई थी उसी टाइम वो पैदा हुआ था। वो पूछती कि इसका मतलब बचपन में तो लू काफी बोलता होगा और शरारती होगा। आंटी कहती कि नहीं, ऐसा नहीं था, वो बचपन से ही शांत था, वो थोड़ा सा भी नहीं बदला है। ये बोलते बोलते वो रुक जाती है। जो देखकर यूरी कहती कि आज जो भी बात होगी वो किसी को पता नहीं चलेगी। तो क्या आप लू के बारे में और कुछ बता सकती हो? क्या लू को बचपन में बुरी तरह ट्रीट किया जाता था? वो कहती है कि जब मिस्टर लू पैदा हुए थे तब उनकी मॉम कुछ खास खुश नहीं थी उनसे। एक्चुअली उनकी शादी जल्दी हो गई थी और वो उससे पहले किसी और से प्यार करती थी, इसीलिए वो लू के होने के बाद उसे पसंद नहीं कर पाई। उसके कुछ साल बाद उनके हस्बैंड के साथ उनकी बनने लगी, तब जियांगरेन पैदा हुआ। उसके पैदा होने तक उनका रिलेशन सही हो गया था, इसीलिए जियांगरेन को तो माँ बाप का प्यार मिला, लेकिन लू को कभी मिल नहीं पाया। ऐसा लगता था जैसे मैडम लू को अपना बच्चा मानती ही नहीं। और जब जियांगरेन बचपन में खो गया था तब तो वो मिस्टर लू से और ज्यादा गुस्सा हो गई और उनसे बात करना भी बंद कर दिया। ये जानकर यूरी को गुस्सा आ जाता है और वो कहती कि इसमें लू की क्या गलती थी, लू भी तो उस टाइम बच्चा ही था। आंटी कहती है लेकिन अब मिस्टर लू पहले से ज्यादा स्माइल करते हैं, आपके आने के बाद वो चेंज हो रहे हैं। जो सुनकर यूरी कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि लू रोज स्माइल करे। जिसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी अपने रूम में थी। इतने में लू आ जाता है। यूरी उसके पास जाते हुए कहती है कि चलो मुझे किस करो, लेकिन वो मना करते हुए कहते कि मैं अभी अभी बिल्ली को किस करके आ रहा हूँ, मैं बिल्ली की तरह स्माइल कर रहा हूँ। जिस पर वो कहती है लेकिन तुम तो हम दोनों से ही प्यार करते हो ना। ये बोलकर उसे किस कर लेती है। लू भी उसे किस करने लगता है। यूरी उसे रोकते हुए प्रोटेक्शन देती है, जिसे वो फेंक देता है और कहते कि तुमने सबसे छोटा वाला क्यों लिया। वो कहती कि मुझे नहीं पता था कि इसके भी अलग अलग साइज होते हैं। आप लोग को नाराज देखकर वो उसे मनाने लगती है। लू उसे अपना लाया हुआ प्रोटेक्शन दिखाता है, जो देखकर दोनों स्माइल करने लगते हैं। देन नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जहाँ पर यूरी न्यूज देखती है, जहाँ पर लू का इंटरव्यू चल रहा था। एंकर पूछती कि आपकी वाइफ आपके लिए क्या वैल्यू रखती है और आपके 8 साल के एज डिफरेंस की वजह से कोई दिक्कत नहीं आती है। जिस पर लू कहते कि वो मेरे लिए एक रोमांटिक पोएम की तरह है। और रही बात एज गैप की, तो मैं बता दूं कि यूरी मेरे से ज्यादा मैच्योर है। वो मेरे काम को समझती है, मुझे माफ कर देती है और वो एक बहुत अच्छी फोटोग्राफर है। वो मेरे से ज्यादा कमाती है, लेकिन फिर भी वो मेरी रिस्पेक्ट करती है और मुझे हमेशा सपोर्ट करती है। उसके मुंह से अपनी तारीफ सुनकर यूरी तो खुश हो जाती है। नेक्स्ट डे जब यूरी बाहर जा रही थी तभी सामने उसे जियांगरेन उसकी मॉम मिल जाती है, जहाँ जियांगरेन कहता है कि तुम्हें पता नहीं है अभी मेरा भाई उतना मासूम नहीं है, उसने मुझे जानबूझ के किडनैप होने दिया था। यूरी कहती कि वो उस दिन तुम्हारे लिए आइसक्रीम लेने गया था, उसी टाइम तुम किडनैप हो गए। उसमें उसकी क्या गलती, वो भी तो एक बच्चा ही था।
फिर वो उसे वहाँ से जाने को कहती है, लेकिन फिर मॉम से कहने लगती कि मुझे पता है कि आप कभी भी लू से प्यार क्यों नहीं कर पाई। वो आपके एक्स बॉयफ्रेंड का बेटा था। आप शादी के टाइम प्रेग्नेंट थी, इसीलिए आप कभी भी लू को अपना ही नहीं पाई। जब आपके हस्बैंड से जियांगरेन हुआ तब आपने उसे बहुत प्यार दिया, लेकिन लू को ऐसे ही कोने में फेंक दिया। इसमें उसकी क्या गलती थी? गलती तो आपकी थी, फिर सजा उसे क्यों मिले? उसकी बातें सुनकर मॉम रोते रोते वहीं गिर जाती है। तभी जियांगरेन उनके पास आकर पूछता है कि मॉम आपको क्या हुआ? वो कहती कि मैं यहाँ पर अब किसी को अपना मुंह नहीं दिखा सकती, हमें ऑस्ट्रेलिया वापस चलना चाहिए। दूसरी तरफ हम यूरी और लू को देखते हैं जो एक दूसरे के साथ बहुत खुश थे। और इसी के साथ ये ड्रामा एंड होता है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।